हेलो फ्रेंड्स, मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग समावेशी शिक्षा C10 के यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है क्रिएटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल, अर्थात समावेशी वातावरण की बनावट, शारीरिक, सामाजिक तथा भावनात्मक। समावेशी वातावरण कैसे बनाया जाए जिससे कि बच्चों को विद्यालय में मन लगे, विद्यालय के प्रति उनका रुझान हो, पढ़ाई में मन लगे तथा उन्हें समावेशी शिक्षा दी जा सके। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा समावेशी शिक्षा के बारे में परिचय आपको दे देना चाहता हूँ। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्ष को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बालकों को सामान्य बालकों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों व बालकों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। इसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, क्या है? तो समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता, अर्थात हमें ऐसे विद्यालय का निर्माण करना होगा जहाँ पर अशक्त बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी होगी, सुलभता होगी, समानता होगी, तभी जाकर के हमारे समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो सकेगा। तो विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ या बालकों की तरह ही शैक्षिक गतिविधि में भाग लेना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। यह था हमारा समावेशी शिक्षा का परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो मुख्य टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। समावेशी वातावरण की बनावट में हमें विशेष किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा की जाए तो वह शायद टॉपिक कम पड़े, परंतु हमारे सिलेबस के अनुसार शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से यह 3 बिंदु ही दिए गए हैं जिस पर हमें डिस्कशन करने की आवश्यकता है। तो मैं एक एक करके आपके सामने उन तीनों बिंदुओं को रखता हूँ। पहला है भौतिक वातावरण या शारीरिक वातावरण या दैहिक वातावरण भी कहीं कहते हैं। कहीं कहीं आपको शारीरिक, भौतिक या दैहिक वातावरण के बारे में भी पढ़ने को मिल सकता है। तो शारीरिक या भौतिक या दैहिक वातावरण से अभिप्राय हमारा यह है कि ऐसे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए विद्यालय परिसर में या विद्यालय के आसपास में ही क्या हो, एक हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनके गमन में, आगमन में, निर्गमन में उनको परेशानी ना हो। इसलिए उनके लिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था विद्यालय परिसर के आसपास में ही होनी चाहिए। इनके पाठ्यक्रम की जांच होती रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि पाठ्यक्रम में हम जानते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि किसी न किसी कारण बस पिछड़ापन है, तो उनके पाठ्यक्रम की यदि जांच नहीं होगी तो वे बच्चे अपनी इस समावेशी शिक्षा के उद्देश्य से पीछे रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अतः बीच बीच में इसकी जांच होती रहनी चाहिए। इनके कार्य क्षमता के संकेतों से भी सावधान रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब ये शारीरिक अक्षमता के शिकार हैं, किसी न किसी कारणवश इनके अंदर पिछड़ापन है, तो ऐसा ना हो कि सामान्य बच्चों के साथ यह अपनी प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाए। इस कारण इस बात का जो इनके शिक्षक हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इनकी कार्य क्षमता में कहीं कमी तो नहीं आ रही है जिससे कि यह समावेशी शिक्षा में प्रभावित ना हो, जिससे कि वे समावेशी शिक्षा में मन लगा के काम कर सके। दूसरा है कक्षाओं में उनकी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि समावेशी शिक्षा के निर्माण में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों को कम करने का भरसक प्रयास किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो उनके लिए क्या है कि शारीरिक क्षमता के अनुसार विशेष व्यवस्था क्लास में की जानी चाहिए, जिससे कि कक्षाओं में व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। इससे क्या होगा कि समावेशी शिक्षा को जो हमारा संकल्प है, स्वप्न है, वह पूरा हो सकेगा। और आखिरी है विद्यालय में चिकित्सकों की व्यवस्था होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा जहाँ भी दी जाती है वहाँ पर शिक्षक की निश्चित रूप से एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके की अक्षमता, विषमता वाले यदि छात्र छात्राएं वहाँ पर हैं
तो उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो यह रहा हमारा शारीरिक या भौतिक या फिर आप दैहिक वातावरण के बनावट को जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका पूरा प्रयास करने का हमारा जो प्रयास है उसके ऊपर वक्तव्य था। अब हमारे पास दूसरा है, वह है कि सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण को कैसे निर्माण किया जाए जिससे कि समावेशी शिक्षा में इसमें उनको सहयोग मिल सके। सामाजिक वातावरण की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है समावेशी शिक्षा को पूरा करने के लिए। पहला है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों व उनके अभिभावकों के बीच बातचीत के लिए ज़मीनी नियम स्थापित होने चाहिए। ज़मीनी नियम से अभिप्राय यहाँ यह है कि समाज में उन बच्चों के या उनके अभिभावकों को किसी तरह से उपेक्षा ना हो जिससे कि वह समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से वंचित रह जाए। अतः इसमें यह विशेष ध्यान दिया जाए विद्यालय परिवार की ओर से, विद्यालय व्यवस्थापक की ओर से कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावक को भी उतना ही महत्व दिया जाए जो सामान्य बच्चों के माता पिता होते हैं। इसलिए कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके अभिभावकों के बीच बातचीत के लिए ज़मीनी नियम स्थापित होने चाहिए। दूसरा है कि बालकों व अभिभावकों के साथ निष्पक्ष रहने का प्रयास किया जाए। कहने से अभिप्राय यह है कि ऐसे नहीं कि सामान्य बालक के माता पिता को हम विशेष सम्मान दें उनको, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें हम इंतज़ार कराएं या उनको हम दूसरे तरह का व्यवहार करें। तो इससे ऐसे अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने से परहेज करेंगे और इससे समावेशी शिक्षा का संकल्प जो हमारा है वह पूरा नहीं हो सकेगा। तीसरा है समावेशी कक्षा के व्यवहार का अभ्यास। समावेशी कक्षा के व्यवहार से अभिप्राय यहाँ यह है कि जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है कक्षा के अंदर जो भाईचारा आपसी सामंजस्य की बात कही जाती है उसको उन्हें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, उनके आदत में लानी पड़ेगी, तभी जाकर के समावेशी विद्यालय का जो हमारा स्वप्न है, जो हमारा प्रयास है सफल हो सकेगा। यह एक बनावटी या दिखावटी होने से नहीं हो सकेगा, उसको प्रैक्टिस में लाना आवश्यक है, व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि समावेशी कक्षा के व्यवहार का अभ्यास हो। चौथा है विद्यालयों में पीटीएम का मतलब हम सभी समझते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग, अर्थात शिक्षक अभिभावक गोष्ठी आयोजित होनी चाहिए जिससे कि इन अभिभावकों और इस तरीके के बालकों को भी सामान्य बालकों के माता पिता व इस तरह के जो बच्चे हैं उनके साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा। इससे क्या है कि समावेशी शिक्षा को देना आसान हो जाएगा। और आखिरी है लोगों को पूरे समूह के लिए बोलने के लिए ना कहें। पूरे समूह को बोलने के लिए ना कहें, लोगों को पूरे समूह के लिए बोलने के लिए ना कहें। कहने से तात्पर्य यहाँ यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विशेष बात को लेकर के सामान्य वर्ग के माता पिता जो होते हैं विशेष वर्ग के माता पिता को या उन बच्चों को इस तरीके से टारगेट करके कुछ बात कहने लगते हैं सार्वजनिक रूप से, जिससे कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको आहत होने का डर रहता है। जब उन्हें सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी जिससे उनके भावनाओं को, उनके आत्मसम्मान को चोट लगेगा, तो इससे हमारा जो यह सामाजिक वातावरण एक जो समावेशी स्कूल के लिए जो हमारा स्वप्न है वह हमारा प्रयास है वह सफल नहीं हो सकेगा। अतः हम अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी बात को सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात न कही जाए जिससे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता अभिभावक को आत्मसम्मान को चोट लगे, और इस तरीके से क्या है कि समावेशी शिक्षा हमारा सफल हो सकेगा। और आखिरी जो टॉपिक है हमारा वह है भावात्मक वातावरण। भावात्मक वातावरण इमोशनल एनवायरनमेंट। भावात्मक वातावरण से अभिप्राय है कि अपनी भ्रांतियाँ, नंबर 1 है कि अपनी भ्रांतियों व धारणाओं को बदलें। भ्रांतियों से अभिप्राय यह है या धारणाओं से अभिप्राय यह है कि हम मानसिक रूप से यह दिमाग में अगर बैठा करके रखे हैं कि यदि कुछ बच्चे पिछड़े हैं, यदि कुछ बच्चों में कमी है या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, धार्मिक, लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कमियों के कारण वे जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके हैं, तो वे ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ कर के अपने आप में सुधार नहीं कर सकते हैं या उनके लिए शिक्षा कठिन है या वे आगे नहीं आ सकते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे पिछड़े हैं प्रयास करके आगे निकल सकते हैं, हमें उनको एक मौका देने की आवश्यकता है। यदि मौका दी जाएगी तो हमारी इस भ्रांतियों और धारणाओं को बदल सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सामान्य बच्चों से अच्छे रिजल्ट करते हैं और अच्छे
परिणाम समाज के सामने दे सकते हैं। दूसरा है मॉडल समावेशी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मॉडल समावेशी भाषा से अभिप्राय यहाँ यह है कि जो हम बातचीत करते हैं, ऐसा कहीं भी हमारा प्रयास न हो कि हमारी भाषा ऐसी कठोर हो जिससे कि विशेष आवश्यकता वर्ग से आने वाले बच्चों को सुनने में अच्छा न लगे, उनको आत्मसम्मान को चोट लगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए समावेशी भाषा, इसके लिए एक मर्यादित भाषा हो और उससे उनकी भावनाओं को चोट ना पहुँचे, इस तरीके का भाषा प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके बाद छात्रों के नाम सीखें और उनका प्रयोग करें। हम सभी जानते हैं कि छात्रों को यदि हम नाम से बुलाते हैं और छात्रों का नाम हमें याद रहता है तो छात्र शिक्षकों का आपस में जो एक प्रेम है, आपस में जो एक संबंध है, काफ़ी कठोर होता है। कठोर मतलब काफ़ी नज़दीकी लगती है, उसे अपनापन महसूस होता है, जिससे बच्चे भी शिक्षक को ज़्यादा प्रेम करते हैं और बच्चों में भी यह भावना होती है कि सर हमें बाय नेम बुलाते हैं, अर्थात सर हमें बहुत पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं। इससे पढ़ाई के प्रति, आपसी भाईचारा के प्रति और आपसी सामंजस्य के प्रति एक बल मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि छात्रों को उनके नाम से बुलाएं, यह काफ़ी अच्छा रहता है दोनों के लिए। यह एक उत्प्रेरक का काम करता है। हम लोग पढ़े हैं कि उत्प्रेरण अर्थात यह बच्चों के अंदर एक स्टिमुलेशन का काम करता है, तो रीइंफोर्समेंट का काम करता है, उद्दीपन का काम करता है। और है चौथा है कई और विधियों उदाहरण का उपयोग करें। कई और विधि उदाहरण का उपयोग करें। कई और विधि उदाहरण से अभिप्राय यहाँ यह है कि यदि हमारे आसपास में, हमारे बीच में यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो हमें उदाहरण देते समय उनको ऐसे उदाहरण न दिए जाएं जिससे कि उनके आत्मसम्मान को चोट लगे। दुनिया में उदाहरण देने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा हमें हमेशा प्रयास रखना चाहिए कि वैसे उदाहरण न प्रस्तुत किए जाए जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चोट लगे, उनकी भावनाओं का आहत हो। अर्थात हमें उनके नाम को, उनके पिछड़ापन को, उनकी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक या किसी अन्य तरह की भावनाओं को टारगेट करके बात नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आखिरी है मूल्यांकन निष्पक्ष होना चाहिए। मूल्यांकन अर्थात जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं और सामान्य बच्चे हैं, दोनों जब परीक्षा में बैठते हैं तो शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन के दौरान दोनों तरह के स्टूडेंट्स, छात्रों की स्थिति को समझते हुए उनके द्वारा जो मूल्यांकन किए जाते हैं उस समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी बच्चों के साथ पक्षपात न हो। ऐसा नहीं कि हम सामान्य वर्ग के बच्चे हैं तो सामान्य बच्चों के साथ ज़्यादा पक्षपात हो और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके साथ हमारा जो है कि सही निष्पक्ष ढंग से हम काम न कर सके। तो इससे क्या होगा कि दोनों बच्चे आहत होंगे। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन करते समय हमें निष्पक्षता का भाव रखना चाहिए और हम एक शिक्षक से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय किसी भी तरीके का भेदभाव न करके समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि मुझे हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से अपने प्रेम और सहयोग को बनाए रखें। धन्यवाद।